हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास गुप्ता आर्य आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिग टेक वर्ल्ड पढ़ते रहो बढ़ते रहो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने धातु चैप्टर के पार्ट 1 के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में उसी चैप्टर के पार्ट 2 के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल, यानी धातुओं का वर्गीकरण। तो फ्रेंड्स, धातुओं का वर्गीकरण 4 तरीके से किया जाता है। पहला फेरस मेटल यानी लौह धातु, दूसरा नॉन फेरस मेटल अलौह धातु, फेरस एलॉय मेटल लौह मिश्रित धातु, नॉन फेरस एलॉय मेटल अलौह मिश्रित धातु। तो आइए फ्रेंड्स, इन सभी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला लौह धातु यानी फेरस मेटल। तो फ्रेंड्स, जिस धातु में लोहे की मात्रा पाई जाती है उसे फेरस मेटल कहते हैं, जैसे माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, कास्ट आयरन, रॉट आयरन इत्यादि। जी फ्रेंड्स, जिस धातु में लोहे की मात्रा पाई जाती है उसे फेरस मेटल यानी कि लौह धातु कहते हैं। नेक्स्ट है अलौह धातु। तो जिस धातु में लोहे की मात्रा नगण्य होती है उसे नॉन फेरस मेटल कहते हैं, जैसे टीन, सीसा, जिंक इत्यादि। जी फ्रेंड्स, जिस धातु में लोहे की मात्रा नगण्य होती है यानी ना के बराबर होती है या पाई नहीं जाती है उसे नॉन फेरस मेटल यानी अलौह धातु कहते हैं, जैसे टीन, सीसा, जिंक, तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि। नेक्स्ट है लौह मिश्रित धातु यानी फेरस एलॉय मेटल। तो फ्रेंड्स, 2 या 2 से अधिक लौह धातुओं के मिश्रण से बने नए धातु को फेरस एलॉय मेटल कहते हैं, जैसे वेनेडियम स्टील, टंगस्टन स्टील, हाई स्पीड स्टील। जी फ्रेंड्स, जब 2 फेरस मेटल को मिलाते हैं तो जो नया धातु उत्पन्न होता है या बनता है उसे ही फेरस एलॉय मेटल यानी लौह मिश्रित धातु कहते हैं, जैसे वेनेडियम स्टील, टंगस्टन स्टील, हाई स्पीड स्टील इत्यादि। नेक्स्ट है अलौह मिश्रित धातु यानी नॉन फेरस एलॉय मेटल। तो फ्रेंड्स, 2 या 2 से अधिक अलौह धातुओं के मिश्रण से बनी नए धातु को नॉन फेरस मेटल कहते हैं। जी फ्रेंड्स, जब 2 नॉन फेरस मेटल को आपस में मिलाते हैं तो उनसे जो मेटल उत्पन्न होता है उसे ही नॉन फेरस एलॉय मेटल कहते हैं, जैसे कॉपर और टिन को मिलाने पर ब्रोंज यानी कांसा बनता है, कॉपर और जिंक को मिलाने पर ब्रॉस यानी कि पीतल बनता है, कॉपर, टीन और जिंक को मिलाने पर गन मेटल उत्पन्न होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आयरन ओर यानी कि लौह अयस्क। तो फ्रेंड्स, लौह अयस्क एक खनिज पदार्थ है जो खानों से प्राप्त किया जाता है। यह शुद्ध रूप में नहीं होता है, इसमें अन्य अशुद्धियां जैसे धूल, मिट्टी, राख, सल्फर, मैग्नीज आदि मिली होती है। यह लौह अयस्क अशुद्ध लोहा होता है, इसे शुद्ध करके लोहा प्राप्त किया जाता है। लौह अयस्क निम्न प्रकार के होते हैं। जी फ्रेंड्स, लौह अयस्क एक खनिज पदार्थ है जो खानों से प्राप्त होता है। यह अशुद्ध रूप में प्राप्त होता है, इसमें कई सारी अशुद्धियां लगी होती हैं जैसे धूल, मिट्टी, राख, सल्फर, मैग्नीज इत्यादि। तो फ्रेंड्स, इन लौह अयस्कों को ही शुद्ध करके शुद्ध लोहा को प्राप्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स, लौह अयस्क निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे पहला मैग्नेटाइट। यह काले रंग का अयस्क होता है जिसमें लगभग 72% लोहा पाया जाता है। सेकंड होता है हेमेटाइट। यह लाल रंग का अयस्क होता है जिसमें 70% लोहा होता है। थर्ड होता है लिमोनाइट। तो फ्रेंड्स, इसका रंग भूरा होता है जिसमें 60% लोहा होता है। चौथा होता है साइडराइट। यह ब्राउन रंग का अयस्क होता है जिसमें लगभग 48% लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट होता है पाइराइट्स। यह घटिया किस्म का लोहा होता है जिसमें 40% लोहा पाया जाता है। जी फ्रेंड्स, पाइराइट एक बहुत ही घटिया किस्म का लोहा होता है जिसमें केवल 40% लोहा पाया जाता है, बाकी अशुद्धियां होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लोहे को शुद्ध करने की विधियां। तो फ्रेंड्स, लोहे को शुद्ध करने की मुख्यतः 3 विधियां होती हैं। फर्स्ट भरात्मक विधि, दूसरा चुंबकीय पृथक्करण विधि और थर्ड स्मेल्टिंग विधि। तो फ्रेंड्स, पहला भरात्मक विधि। फ्रेंड्स, इस विधि में
बहते पानी के नाली में धातु के चूर्ण को डाला जाता है, जिससे अशुद्धियां पानी के साथ बहकर निकल जाती हैं तथा धातु उस नाली के तल में बैठ जाता है। सेकंड, चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसमें पुल्लियों के ऊपर एक चुंबकीय बेल्ट लगा होता है, जिस पे धातु के कण को गिराते हैं तो धातु के कण पट्टे के साथ चिपक जाते हैं तथा अशुद्धियां दूर बाहर निकल जाती हैं। और थर्ड, स्मेल्टिंग विधि। इस विधि में हम लोग धातुओं को पिघलाकर धातु को शुद्ध करते हैं, यानी लोहे को शुद्ध बनाते हैं। लोहे का उत्पादन। तो फ्रेंड्स, लोहा प्राप्त करने का मुख्य स्रोत लौह अयस्क होता है। लौह अयस्क से लोहा पृथक करने की क्रिया में अयस्क के साथ कोक, चूना पत्थर मिलाकर उसे भट्टी में पिघलाया जाता है, जिससे शुद्ध लोहा प्राप्त होता है। जी फ्रेंड्स, लोहा प्राप्त करने का मुख्य स्रोत लौह अयस्क है। लौह अयस्क से लोहा पृथक करने की क्रिया में अयस्क के साथ कोक, चूना पत्थर मिलाकर उसे भट्टी में पिघलाया जाता है, जिससे शुद्ध लोहा प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, पहला आता है ब्लास्ट फर्नेस यानी वात्या भट्टी। तो फ्रेंड्स, ब्लास्ट फर्नेस की ऊंचाई 15 से 30 मीटर होती है तथा मोटाई 5 से 8 मीटर होती है, जिसमें चार्ज के रूप में कोयला, लोहा, चूना आदि को भरकर 700 डिग्री से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो अशुद्धियां ऊपर तैरने लगती हैं, जिसे स्लैग होल से बाहर निकालते हैं तथा शुद्ध लोहे को टैप होल के द्वारा बाहर निकालते हैं, जिसे पिग आयरन कहते हैं। जी फ्रेंड्स, ब्लास्ट फर्नेस में जो आयरन तैयार होता है उसे पिग आयरन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ब्लास्ट फर्नेस एक प्रकार की भट्टी होती है जिसमें लोहे के साथ कोयला और चूना को मिलाकर भरा जाता है। इसे 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। इसे जब गर्म किया जाता है तो धातु पिघल जाती हैं, जिससे अशुद्धियां ऊपर तैरने लगती हैं। इन अशुद्धियों को स्लैग होल के द्वारा बाहर निकाल लेते हैं, जबकि जो शुद्ध लोहा होता है उसे टैप होल के द्वारा बाहर निकाला जाता है। इस भट्टी में जो आयरन तैयार होता है उसे पिग आयरन यानी कच्चा लोहा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है पिग आयरन। तो फ्रेंड्स, यह एक प्रकार का कच्चा लोहा होता है जिसे सीधे प्रयोग में नहीं लाया जाता। जी फ्रेंड्स, कच्चा लोहा को सीधे मशीनिंग पार्ट्स इत्यादि बनाने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता है। फ्रेंड्स, गुड़। तो फ्रेंड्स, यह एक प्रकार का घटिया किस्म का लोहा होता है जिसमें अनेक प्रकार की अशुद्धियां मिली होती हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा व अशुद्धियां होने के कारण यह बहुत ही कमजोर व भंगुर होता है। जी फ्रेंड्स, यह एक घटिया किस्म का लोहा होता है जिसमें कई सारी अशुद्धियां मिली होती हैं। इसमें कार्बन की मात्रा व अशुद्धियां होने के कारण यह बहुत ही कमजोर व भंगुर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है उपयोग। तो फ्रेंड्स, पिग आयरन में 93% लोहा, 3 से 5% कार्बन की मात्रा तथा बाकी अशुद्धियां जैसे सल्फर, मैग्नीज होते हैं। इसलिए इसका प्रयोग सीधे मशीन पार्ट्स बनाने के लिए नहीं किया जा सकता, बल्कि इससे आयरन, स्टील बनाए जाते हैं, जैसे कास्ट आयरन, राट आयरन, स्टील इत्यादि। जी फ्रेंड्स, पिग आयरन में अशुद्धियां और कार्बन की मात्रा अधिक होती है, जिस कारण इसे सीधे मशीनिंग पार्ट्स बनाने के लिए प्रयोग में नहीं लाते, बल्कि इस पिग आयरन के द्वारा कास्ट आयरन, राट आयरन और स्टील को बनाया जाता है। नेक्स्ट है किपोला फर्नेस। तो फ्रेंड्स, इस भट्टी की ऊंचाई 5 से 10 मीटर तथा व्यास 1 से 3 मीटर होता है, जिसकी बॉडी को माइल्ड स्टील से बनाकर अंदर की तरफ ईंट की लाइनिंग की जाती है, जिसके अंदर पिग आयरन, कास्ट आयरन का स्क्रैप तथा कोक और चूने को 2:4:1 के अनुपात में भरकर 1250 डिग्री सेंटीग्रेड से 1350 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। उसके बाद पिघली हुई धातु को साँचों में भर लिया जाता है। इससे जो लोहे का उत्पादन होता है उसे कास्ट आयरन कहते हैं। जी फ्रेंड्स, किपोला फर्नेस द्वारा जो आयरन बनता है उसे कास्ट आयरन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस फर्नेस में हम लोग पिग आयरन, कास्ट आयरन के स्क्रैप तथा कोक और चूने को 2:4:1 के अनुपात में भरते हैं। जी फ्रेंड्स, इस भट्टी में चार्ज के रूप में पिग आयरन, कास्ट आयरन का स्क्रैप व कोक तथा चूने को 2:4:1 के अनुपात में भरा जाता है तथा इसे 1250 से 1350 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब यह गर्म करते हैं तो यह पिघल जाती है, तो पिघली हुई धातु को साँचों में भर लिया जाता है। इससे जो लोहा का उत्पादन होता है उसे कास्ट आयरन कहते हैं।
तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कास्ट आयरन के बारे में। तो फ्रेंड्स कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा 2 से 4% होती है, जिसका अधिकतर प्रयोग मशीनों के बेस, मशीनों के पार्ट्स, वी ब्लॉक, सरफेस प्लेट, एंगल प्लेट आदि बनाने के लिए किया जाता है। इसमें कार्बन 2 रूपों में पाया जाता है, फ्री कार्बन और कंबाइंड कार्बन। जब कास्ट आयरन में फ्री कार्बन की मात्रा अधिक होती है तो कास्ट आयरन मुलायम होता है, जबकि कंबाइंड कार्बन की मात्रा अधिक होती है तो कास्ट आयरन हार्ड होता है, जिस पर मशीनिंग क्रिया नहीं किया जा सकता। जी फ्रेंड्स, जिस कास्ट आयरन में कंबाइंड कार्बन की मात्रा अधिक होती है उसे मशीनिंग क्रिया उस पर नहीं की जा सकती। तो फ्रेंड्स कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा 2 से 4% होती है, जिसका अधिकतर प्रयोग मशीनों के बेस, मशीनों के पार्ट्स, भी ब्लॉक, सरफेस प्लेट, एंगल प्लेट आदि बनाने के लिए किया जाता है। ये फ्रेंड आप लोगों ने देखा होगा कि अधिकतर मशीन के जो बेस हैं वो कास्ट आयरन के ही बने होते हैं। तो फ्रेंड्स आइए कास्ट आयरन के कुछ गुण के बारे में जानते हैं। तो पहला, यह भंगुर होता है। जी फ्रेंड्स, यह भंगुर होता है, इस पर चोट लगने से यह टुकड़ों में बिखर जाता है, इसमें बिटलनेस का गुण ज़्यादा होता है। यह मैलिएबल नहीं होता है। जी फ्रेंड्स, कास्ट आयरन मैलिएबल नहीं होता, यानी इसे पीट कर चद्दर के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है कि इसकी फोर्जिंग नहीं की जा सकती। जी फ्रेंड्स, इसकी फोर्जिंग नहीं की जा सकती क्योंकि ये भंगुर होता है, इस पर हैमर की चोट लगने से यह टुकड़ों में बिखर जाएगा। नेक्स्ट है कि इसको पिघलाकर टेढ़े मेढ़े आकार बनाए जा सकते हैं। जी फ्रेंड्स, इसको पिघलाकर टेढ़े मेढ़े आकार में बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि इसकी डक्टिलिटी नहीं की जा सकती। जी फ्रेंड्स, यानी कि इसको खींचकर तारों के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इसका गुण है कि इसकी खिंचाव शक्ति कम तथा दबाव शक्ति अधिक होती है। जी फ्रेंड्स, कास्ट आयरन में यह गुण होता है कि इसकी जो खिंचाव शक्ति है वो कम होती है, लेकिन दबाव शक्ति अधिक होती है, यानी ये दबाव को सह लेता है, यानी इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक होता है। नेक्स्ट है इसका गलनांक 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से 1250 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। जी फ्रेंड्स, कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से 1250 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो फ्रेंड्स कास्ट आयरन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे में होता है ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, मॉटल्ड कास्ट आयरन, मैलिएबल कास्ट आयरन, चिल्ड कास्ट आयरन और नोडुलर कास्ट आयरन। तो आइए फ्रेंड्स इन सभी के बारे में बारी बारी जानते हैं। तो पहला है ग्रे कास्ट आयरन। तो इस प्रकार के आयरन में फ्री कार्बन की मात्रा अधिक तथा कंबाइंड कार्बन की मात्रा कम होती है, जिसका अधिकतर प्रयोग पाइप, मशीनों के बेट, फ्रेम बनाने के लिए किया जाता है, जिसका रंग ग्रे कलर का होता है। जी फ्रेंड्स, ग्रे कास्ट आयरन में फ्री कार्बन की मात्रा अधिक तथा कंबाइंड कार्बन की मात्रा कम होती है। इसका अधिकतर प्रयोग पाइप, मशीनों के बेट, फ्रेम बनाने के लिए किया जाता है, जिसका रंग ग्रे कलर का होता है। नेक्स्ट है वाइट कास्ट आयरन। इसमें फ्री कार्बन की अपेक्षा कंबाइंड कार्बन की मात्रा अधिक होती है, इसका रंग सफ़ेद होता है, इस पर आसानी से मशीनिंग क्रिया नहीं किया जा सकता। इनका प्रयोग राट आयरन बनाने के लिए किया जाता है। जी फ्रेंड्स, वाइट कास्ट आयरन से ही हम लोग राट आयरन का निर्माण करते हैं, जिसमें फ्री कार्बन की अपेक्षा कंबाइंड कार्बन अधिक होता है, इसी कारण इसकी मशीनिंग क्रिया आसानी से नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है मॉटल्ड कास्ट आयरन। इसमें फ्री कार्बन की मात्रा व कंबाइंड कार्बन की मात्रा बराबर होती है। इसका प्रयोग ऐसे पार्ट्स बनाने के लिए किया जाता है जिस पर मशीनिंग किया जा सकता है। जी फ्रेंड्स, जब फ्री कार्बन व कंबाइंड कार्बन की मात्रा बराबर होती है तो ऐसे कास्ट आयरन पे हम लोग मशीनिंग क्रिया कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मॉटल्ड कास्ट आयरन में फ्री कार्बन व कंबाइंड कार्बन की मात्रा सेम होती है, यानी बराबर होती है। मैलिएबल कास्ट आयरन। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के कास्ट आयरन दूसरे कास्ट आयरन की अपेक्षा कम भंगुर होती है और इसमें मैलिएबिलिटी का गुण पाया जाता है। जी फ्रेंड्स, मैलिएबल कास्ट आयरन एक ऐसा कास्ट आयरन होता है जो बाकी सभी कास्ट आयरनों की अपेक्षा कम भंगुर होता है, यानी इसमें ब्रिटलनेस का गुण कुछ कम होता है और मैलिएबिलिटी का गुण इसमें पाया जाता है, यानी इसे पीट कर चद्दरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है चिल्ड कास्ट आयरन।
तो फ्रेंड्स ग्रे कास्ट आयरन को दोबारा पिघलाकर चिल्ड कास्ट आयरन बनाया जाता है, जिसका अधिकतर प्रयोग ऐसे पार्टों को बनाने के लिए किया जाता है जिसकी बाहरी सतह को हार्ड रखना हो। जी फ्रेंड, यदि हम ग्रे कास्ट आयरन को दोबारा पिघलाकर बनाते हैं तो चिल्ड कास्ट आयरन तैयार होता है। तो फ्रेंड्स इस चिल्ड कास्ट आयरन का प्रयोग ऐसे पार्टों को बनाने के लिए किया जाता है जिसके बाहरी सतह को हार्ड रखना होता है। नेक्स्ट है नोडुलर कास्ट आयरन। तो फ्रेंड्स यह कास्ट आयरन मेलिएबल कास्ट आयरन जैसा ही होता है, जिसका अधिकतर प्रयोग तब किया जाता है जब अधिक लोडिंग और उच्च स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है। जी फ्रेंड, नोडुलर कास्ट आयरन भी मेलिएबल कास्ट आयरन की जैसा ही होता है, परंतु नोडुलर कास्ट आयरन का प्रयोग ऐसी जगहों पर करते हैं जहां पर अधिक लोड और दबाव दिया जाना होता है। जी फ्रेंड, जहां पर अधिक लोड होता है, अधिक दबाव दिया जाना होता है, ऐसे जगहों पर नोडुलर कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कास्ट आयरन की सीजनिंग करना। जी फ्रेंड्स, कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा और दूसरी अशुद्धियां होने के कारण कास्टिंग करने के बाद पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा डिस्टॉर्शन आ जाता है, इसलिए कास्टिंग करने के बाद उसको खुले वातावरण में कई महीनों तक रखते हैं, जिससे गर्मी व सर्दी के कारण पार्ट्स की सीजनिंग की जाती है। उसके बाद मशीनिंग क्रिया करते हैं। जी फ्रेंड्स, कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा 2 से 4% यानी अधिक होती है तथा अशुद्धियाँ भी होती हैं। इस कारण कास्टिंग करने के बाद पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा डिस्टॉर्शन उत्पन्न हो जाता है, इसलिए कास्टिंग करने के बाद इसे खुले वातावरण में कुछ महीनों तक छोड़ देते हैं, जिससे गर्मी, ठंडी, बरसात इत्यादि सीजनों में इसकी सीजनिंग हो जाती है। इसके बाद इस पर मशीनिंग क्रिया करते हैं। नेक्स्ट आता है पुडलिंग फर्नेस। तो फ्रेंड्स, पिटवा लोहे का उत्पादन पुडलिंग फर्नेस में किया जाता है। पुडलिंग फर्नेस के एक सिरे पर आग जलती है तथा भट्टी में रखे कच्चे लोहे की आग को ज्वाला और गर्म हवा से पिघलाया जाता है। इस विधि में आग लोहे के सीधे संपर्क में नहीं आती, जिससे लोहा में कार्बन नहीं मिल पाता। भट्टी की ज्वाला गर्म गैसों से अप्रत्यक्ष ऊष्मा मिलने पर कच्चा लोहा लेही के समान बन जाता है। इस लेही को लोहे की छड़ से चलाया जाता है। इस क्रिया से लोहे की सभी अशुद्धियां जलकर गैस के रूप में चिमनी से बाहर निकल जाती हैं। इस लेही को लोहे की भट्टी से बाहर निकालकर उसे हथौड़े से कूटते हैं। कूटने से ऊपर आई अशुद्धियां तथा स्लैग आदि हट जाते हैं और शुद्ध लोहा प्राप्त होता है। जी फ्रेंड्स, पुडलिंग फर्नेस में पिटवा लोहा यानी राट आयरन का उत्पादन होता है। जी फ्रेंड, पुडलिंग फर्नेस द्वारा जो आयरन बनता है उसे राट आयरन कहते हैं। इसके पहले जो दोनों भट्टी थी यानी ब्लास्ट फर्नेस और क्यूपोला फर्नेस, इसमें हम लोग धातु और चार्ज को एक साथ मिलाकर इसे पिघलाकर इसकी अशुद्धियों को दूर करते थे। लेकिन पुडलिंग फर्नेस में क्या होता है कि इसमें जो आग होता है वो सीधे धातु के संपर्क में नहीं आता, जबकि धातु अलग जगह और ज्वाला कुछ उससे दूरी पे होती है। इसमें ज्वाला के अप्रत्यक्ष प्रभाव और गर्म गैसों से जो अप्रत्यक्ष ऊष्मा मिलती है उससे ही कच्चा लोहा पिघलता है, पिघल कर यह लेही के समान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जब ये लेही के समान हो जाता है तो इसे लोहे की छड़ से चलाया जाता है, जिससे सभी अशुद्धियाँ जलकर चिमनी से बाहर निकल जाती हैं तथा फिर इस लेही समान जो कच्चा लोहा होता है इसे पिघला देते हैं तो ये लेही के समान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, फिर इस लेही के समान हुए पदार्थ को भट्टी से बाहर निकालते हैं तथा हथौड़े से कूटते हैं। तो हथौड़े से कूटने से क्या होता है कि इसके ऊपर जो अशुद्धियाँ तथा स्लैग आदि होता है ये सभी हट जाते हैं। इसके बाद हमें शुद्ध लोहा प्राप्त हो जाता है, यानी शुद्ध राट आयरन हमें प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है राट आयरन। तो फ्रेंड्स, यह सबसे शुद्ध लोहा होता है। इसमें 0.15% कार्बन की मात्रा तथा 99.8% लोहे की मात्रा पाई जाती है। जी फ्रेंड्स, यह सबसे उच्च क्वालिटी का सबसे शुद्ध लोहा होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 0.15% तथा 99.8% लोहे की मात्रा पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आइए राट आयरन के कुछ गुण के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला है कि इसकी वेल्डिंग की जाती है। जी फ्रेंड्स, राट आयरन की वेल्डिंग की जा सकती है। सेकंड, कि यह शुद्ध लोहा होता है। थर्ड, यह मेलिएबल होता है, यानी इसकी चद्दर बनाई जा सकती है। यह डक्टाइल होता है, यानी इसके द्वारा तार बनाए जा सकते हैं। 5, यह विद्युत तथा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। जी फ्रेंड्स, यह विद्युत तथा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है।
नेक्स्ट बात करते हैं इसके उपयोग की। तो फ्रेंड्स इसका प्रयोग चैन, हुक, पाइप, रिवेट आदि बनाने के लिए किया जाता है। जी फ्रेंड्स, राट आयरन का प्रयोग चैन, हुक, पाइप, रिवेट आदि बनाने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स यदि आप लोगों को हमारे इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन होता है किसी भी टॉपिक में, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यदि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाइए और उसे देखिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।